कंप्यूटर प्लानर को कंटिन्यू करते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये ए बी दोनों सही हो जाएगा कि यह डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है। जो बैक एंड डेवलपमेंट है ना, यह डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट के क्लाइंट साइट पर सब कुछ ठीक काम कर रहा है। यह वेबसाइट का वह भाग है जिसे उपयोगकर्ता देख नहीं सकता और उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। वेब डेवलपमेंट में गतिविधियाँ जो प्रोग्राम के बैक एंड डेवलपमेंट पर की जाती हैं उन्हें बैक एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। जो बैक एंड पर की जाती हैं उन्हें बैक एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। बैक एंड डेवलपमेंट में सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन लॉजिक और एकीकरण और गतिविधियां शामिल हैं। बैक एंड वेब डेवलपर यह ध्यान रखता है कि क्लाइंट साइट पर सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। बैक एंड वेब डेवलपिंग में बैक एंड पर क्या कार्य हो रहा है उपयोगकर्ता न तो देख सकता है न ही इससे इंटरेक्ट हो सकता है। आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रोफेसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स के प्रोसेसर के रूप में कौन सा कथन गलत है? आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स में गलत है कि लैन वैन पैन आदि प्रोसेसर के उदाहरण है। पैन नहीं है, लैन है, वैन है, पैन नहीं है। ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सब सही है कि ये डेटा को जो आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये डेटा को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो डेटा को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। और प्रोसेसर ज़्यादातर वास्तविक समय के आधार पर काम करते हैं और इन्हें अनुप्रयोगों द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इनका मुख्य कार्य सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को संसाधित करना है ताकि भारी मात्रा में एकत्र किए गए कच्चे डेटा के मूल्यवान डेटा निकाला जा सके। कच्चे डेटा से मूल्यवान डेटा निकाला जा सके। लैन वैन पैन के सभी नेटवर्क के उदाहरण हैं, न कि प्रोसेसर के उदाहरण हैं। एक आईओटी सिस्टम में 4 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं: सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे और एप्लीकेशन। सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे, एप्लीकेशन। प्रोसेसर आईओटी प्रणाली का मुख्य भाग मस्तिष्क होता है जो सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए रॉ डेटा को संसाधित करके मूल्यवान जानकारी को निकालते हैं और साथ ही साथ डेटा के सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है तो इसमें से ये कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग, ये तो दोनों सही है। नहीं, ये भी सही, स्केलेबिलिटी भी हो जाएगा, तीनों सही है। तीनों सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी शब्द पहली बार केविन एस्टन ने 1999 में प्रयोग किया था। आईओटी वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल डिवाइसेस, लोगों, मशीनों और अन्य ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ता है। यह मशीनों और लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताएं हैं कनेक्टिविटी, स्केलेबिलिटी, गतिशील और स्वानुकूल, जटिलता, पहचान और सेंसिंग। कनेक्टिविटी, स्केलेबिलिटी, गतिशील और स्वानुकूल, जटिलता, पहचान और सेंसिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता क्या है? कनेक्टिविटी है, स्केलेबिलिटी है, गतिशील है, स्वानुकूल है, जटिलता है, पहचान है, सेंसिंग है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता क्या है? कनेक्टिविटी, स्केलेबिलिटी, गतिशील और स्व अनुकूल, जटिलता, पहचान और सेंसिंग। वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3 के संबंध में ना क्या सही है? सही है कि वेब 3 है, इसके संदर्भ में सही है कि वेब 3 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों का नियंत्रण कर सकता है। सही है। वेब 3 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। हाँ, सही है। वेब 3 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। सही है। सही, ये तीनों सही हैं। तीनों सही है। वेब 3 वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट सेवाओं की तीसरी पीढ़ी है, जो डेटा संचालित और सिमेंटिक वेब प्रदान करने के लिए डेटा की मशीन आधारित समझ का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह यूज़र को अपने डेटा पर कंट्रोल रखने की अनुमति देता है, साथ ही साथ उसे ऑपरेट भी कर सकता है। यह ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, बिग डेटा जैसे तकनीक का उपयोग करती है। IS 22 में पूछा था ये। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के संदर्भ में क्या है कथन सही है? विचार कीजिए। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकती हैं। सही है। प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों, मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। सही है। बिल्कुल सही। 2022 में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रदान करने का क्लाउड आधारित तरीका है। उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रदान करने का क्लाउड आधारित तरीका है। सास यूजर किसी एप्लीकेशन को खरीदने के बजाय उसकी सदस्यता लेते हैं। सास यूजर किसी एप्लीकेशन को खरीदने के बजाय उसकी सदस्यता को लेते हैं और डेटा को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। सास एप्लीकेशन को ब्राउज़र या ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे आउटलुक, हॉटमेल, याहू आदि। ईमेल एप्लीकेशन सास के उदाहरण हैं। सास क्रेता यूज़र इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकता है और साथ ही साथ डेटा फील्ड्स को भी बदल सकता है। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसंग में होता है? क्यूबिट जो है ना, क्यूबिट ये तो क्वांटम संगणक है। क्यूबिट क्वांटम संगणक। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट या क्वांटम बिट क्वांटम सूचना की एक मूलभूत इकाई है। क्यूबिट कहिए या क्वांटम बिट कहिए, जिसे क्वांटम संगणन भी कहते हैं, सूचना की मूल इकाई है। क्वांटम कंप्यूटिंग स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, पर्यावरण प्रणालियों, स्मार्ट सामग्री और उससे आगे के क्षेत्रों में नई खोजों को चला रही है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। सही है, कर सकती है। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना
कर सकती है, रोगों का निदान कर सकती है, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तित कर सकती, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तित करना, हाँ, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन, और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, ये सब कर सकती है AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धि मानव मस्तिष्क और तर्क के अनुकरण को संदर्भित करती है, जो विशेष रूप से आसपास के परिदृश्य के अनुसार चीज़ों को हल करती है और योजना बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता औद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आधुनिक विकासों में से एक है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, व्यावसायिक प्रदर्शन, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना, रोगों का निदान, टेक्स्ट में स्पीच परिवर्तन आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया? लिस्प को जॉन मैकार्थी ने विकसित किया था। लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किया गया था। यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? इसमें वर्चुअलाइजेशन यही है। किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल कंप्यूटर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों सहित किसी चीज़ का वर्चुअल वर्जन बनाने की क्रिया है। वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन, एब्स्ट्रैक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल कंप्यूटर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों सहित किसी चीज़ का वर्चुअल वर्जन बनाने की क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? क्लाउड सैनन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? क्लाउड सैनन है। कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक है? क्लाउड सैनन। क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने 1937 में मास्टर थीसिस के दौरान यह सिखाया कि बूलियन लॉजिक का उपयोग करके बाइनरी अंकगणितीय संचालन और तर्क को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से लागू किया जा सकता है। क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने 1937 में मास्टर थीसिस के दौरान यह दिखाया कि बूलियन लॉजिक का उपयोग करके बाइनरी अंकगणितीय संचालन और तर्क को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से लागू किया जा सकता है। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती हैं।
इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें यही वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन क्लाउड संगणन सेवा में सम्मिलित नहीं है। ये वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन तब क्या सॉफ्टवेयर सेवा है क्लाउड में, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आधारित सेवा है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मंच सेवा, ये सब है क्लाउड संगणना में। वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मुख्यतः 3 प्रकार की सेवाएं सम्मिलित करती है: सॉफ्टवेयर सेवा, सास आधारित संरचना सेवा और मंच सेवा पास। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है स्काई ड्राइव। लोअर पीछे 13 में पूछा था ये। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम स्काई ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके मुख्य कार्यकारी बिल गेट्स हैं। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं? जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है, जिसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो इसमें यही होगा जो आभासी वास्तविकता है। भी आभासी वास्तविकता वह नई तकनीकी है जो कृत्रिम से दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह क्रिप्टोग्राफिक के रूप से सुरक्षित डेटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्लॉकचेन तकनीकी ब्लॉकचेन तकनीकी जो है ना, यह क्रिप्टोग्राफिक के रूप से सुरक्षित है। ब्लॉकचेन जो है यह क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डेटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। ये सही है। ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर होता है। यह ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर होता है। ब्लॉकचेन सही है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये तो तकनीकी है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह एक डेटाबेस है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह एक डेटाबेस है जो डेटा के इनक्रिप्टेड ब्लॉक को संग्रहित करता है और फिर जो डेटा के इनक्रिप्टेड ब्लॉक को संग्रहित करता है और फिर डेटा के लिए कालानुक्रमिक एकल स्रोत सत्य बनाने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ता है। अतः कथन 3 गलत हैं। यह क्रिप्टोग्राफिक के रूप में सुरक्षित डेटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है या ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है। यह जो ब्लॉकचेन है ना, यह क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डेटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है या ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सार्वजनिक खाता बही
प्रणाली के रूप में रिकॉर्ड किए गए प्रत्येक लेन देन को रिकॉर्ड और मान्य करता है, जो उसे सुरक्षित विश्वसनीय बनाता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर है। इसमें भी क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में बनने वाला कंप्यूटर है, जो समस्याओं का समाधान हेतु मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करके करेगा। क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट है एक अर्धचालक नैनो संरचना है। क्वांटम डॉट एक अर्धचालक नैनो संरचना है। क्वांटम डॉट क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना है। डी उत्तर हो जाएगा। क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो संरचना वाला क्रिस्टल है, जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। यह कृत्रिम नैनो संरचना है। जब पराबैंगनी प्रकाश इन अर्धचालक नैनो कणों से टकराता है, तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान एवं उपचार में सहायक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों का नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करते हैं? तो इसमें फर्मवेयर जो है ना, ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी करता है। फर्मवेयर या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभिकेंद्रित उत्पादों फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है। फर्मवेयर ना एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तकनीकी एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर बही खाता है जहां सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीकी 3 अलग अलग तकनीकों इंटरनेट पर्सनल की अर्थात क्रिप्टोग्राफी, गुप्त सूचना एवं प्रोटोकॉल पर नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन का कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तकनीकी एक डिजिटल ब्लॉकचेन
तकनीकी एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर बही खाता है जहां सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड। ब्लॉकचेन तकनीकी एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर बही खाता है जहां सभी प्रकार के लेन देन की सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड मौजूद होता है जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीकी 3 अलग अलग तकनीकों इंटरनेट पर्सनल की अर्थात क्रिप्टोग्राफी, गुप्त सूचना एवं प्रोटोकॉल पर नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? वेटवेयर जो है ना, मानव मस्तिष्क है वेटवेयर। कंप्यूटर संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर मानव मस्तिष्क है वेटवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है वेटवेयर जो है ना। वेटवेयर क्या है? मानव मस्तिष्क है वेटवेयर। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? और क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वरों में जानकारियां, अनुप्रयोग, वेब पेजेस, प्रोग्राम इत्यादि हमेशा भंडारित रहती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप और आभासी संसाधनों के इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। कंप्यूटर सहायित शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? रोबोटिक शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। कंप्यूटर सहायित शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? रोबोटिक शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। रोबोट समर्थित सर्जरी को न्यूनतम आक्रमणशील सर्जरी की कमियों पर काबू पाने के लिए विकसित किया गया था और रोबोट बिना किसी मानव सर्जन के शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इस प्रणाली में ऑपरेशन के समय सर्जन को रोगी के पास उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में किया गया था। रोबोट समर्थित सर्जरी।
ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में विचार कीजिए। एक सार्वजनिक खाता है ब्लॉकचेन तकनीकी जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। सही है। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्पना ऐसा है, इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। गलत। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्य पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। हाँ, सही है। ब्लॉकचेन आधारभूत वैशिष्ट्य पर आधारित अनुप्रयोगों के बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। सही है ये। 1-3 सही है। ब्लॉकचेन अर्थात डिजिटल पंजीकृत सार्वजनिक बही खाता। ब्लॉकचेन अर्थात डिजिटल पंजीकृत सार्वजनिक बही खाता जिसका प्रयोग बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक में 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट पर्सनल की निजी कुंजी और क्रिप्टोग्राफी अर्थात जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है। ब्लॉकचेन आविष्कार माना जा रहा है जिसमें सूचना के लेन देन के शुरू से लेकर अंतिम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जुड़ जाता है। एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज हो जाने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में तमाम उद्योगों की कार्यप्रणाली में भारी बदलाव लाने की क्षमता है। इससे प्रक्रिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक, सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बनाया जा सकता है। विकेंद्रित और पारदर्शिता ब्लॉकचेन तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसकी वजह से यह तेजी से लोकप्रिय और कारगर साबित हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइनिंग। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन से नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है, गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जो इंसानों की तरह सोच सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है?
मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना ये उद्देश्य है। ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्यों की तरह सोचे समझे सीखे, यही सही है। करा क्या नहीं है। मानव प्रकृति आदतों को सीमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना। मानव प्रकृति और आदतों को सीमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत, आदत कुछ नहीं, ये सब नहीं होता है। बुद्धि युक्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रमुख लक्ष्य इसमें मानव की बुद्धिमत्ता को मशीन में कार्यान्वित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हम ऐसे सिस्टमों को विकसित कर सकते हैं जो मनुष्य की तरह सोचे समझे सीखे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हम एक एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है। मानव की प्रगति और आदतों को नियंत्रित कर उन्हें उपयोगी बनाना, इसका कोई कार्य नहीं। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ता वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यावसायिक इकाइयाँ और अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ता वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जाता है। हाँ, इसका निजी क्लाउड ही इसका ना निजी क्लाउड उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ता वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? या किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है? तो ये है निजी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंगल संगठन द्वारा कई उपभोक्ताओं जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनुपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उनमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है और यह परिसर में या उसके आसपास मौजूद हो सकता है।